नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल लस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहली अपडेट की बात करते हैं तो भारत के तेजस विमान को लेकर आ रही है। देश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नए संस्करण को स्वदेशी मिसाइल, रडार और अन्य हथियारों से लैस किया जाएगा। इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी हथियारों से लैस कर भारत दुनिया को एक बड़ा संदेश देना चाहता है और मेड इन इंडिया की ताकत का भी एहसास करवाना चाहता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि तेजस के नए संस्करण यानी कि LCA Mk1A को पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से लैस किए जाने की तैयारी चल रही है। अगले 2 से 3 महीनों के भीतर देश में बनी मिसाइल अस्त्रा के परीक्षण इससे किए जाएंगे। अस्त्रा मिसाइल जो कि नजदीक और दूर तक के लक्ष्यों को भेदने वाली मिसाइल है, जिसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल को सुखोई पर फिट किया जा चुका है। अब इसे तेजस के नए संस्करण पर फिट किया जा रहा है और इसके बाद इसके परीक्षण किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अभी हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा मिसाइल तैयार की गई है, लेकिन नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाला इसका नया संस्करण भी तैयार हो रहा है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में तेजस के नौसेना के लिए बनने वाले संस्करण में किया जाएगा। और इसी तरीके से तेजस में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी रक्षा उपकरण है वो है आइसा रडार, जिसे कि DRDO की प्रयोगशाला के द्वारा विकसित किया गया। इस रडार की खूबी ये है कि इसे लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाए तो वो न सिर्फ हवा में मौजूद लक्ष्य की जानकारी देता है, बल्कि जमीन और समुद्र में मौजूद लक्ष्य की भी सूचना प्रदान करता है। इसीलिए इस रडार के तेजस में लग जाने के बाद इसकी क्षमता काफी बढ़ जाएगी और कई प्रकार के ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल हो पाएगा। तेजस में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन पैदा करने वाला सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। इसका निर्माण भी DRDO की प्रयोगशाला डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी ने किया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि युद्ध में लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण भी स्वदेशी ही बनाए जा रहे हैं। बता दें कि शुरुआत में तेजस विमान में 60% स्वदेशी और 40% विदेशी कंपोनेंट थे, लेकिन अब नए संस्करण में इसे लगातार कम किया जा रहा है। वायुसेना के लिए 40 तेजस की आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 30 तेजस पहले ही मिल चुके हैं, बाकी 10 अगले 2 साल के अंदर मिल जाएंगे। स्वदेशी हथियारों से लैस तेजस के नए संस्करण के 83 विमान वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे, जिन्हें कि MiG-21 से बदला जाएगा और अगले 5 से 6 सालों में इन विमानों की आपूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों तेजस न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बना है, बल्कि इसे चीन का विकाल कहा जा सकता है, क्योंकि स्वदेशी हथियारों का कोई भेद दुश्मन नहीं लगा सकता है। इसलिए मेड इन इंडिया की ताकत आने वाले समय में चीन, पाकिस्तान क्या दुनिया देखेगी। और यही वजह है कि लगातार तेजस विमान में नए नए अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसे पूरी तरीके से मेड इन इंडिया बनाया जा रहा है। रही बात इंजन की, तो इंजन के लिए भी अब बातचीत शुरू हो चुकी है और इंजन का पक्के दावेदार फ्रांस की साफरान मानी जा रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए DRDO ने एयर टू एयर मिसाइल यानी कि AM के लिए एक एकीकृत कॉमन लॉन्चर का डिजाइन और विकास किया है, यानी कि यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर का। दरअसल मिसाइलों को आमतौर पर सीधे एक ही विमान पर नहीं लगाया जाता, बल्कि उन मिसाइलों को लॉन्चर पर लगाया जाता है जो विमान के लिए तय होते हैं। इस तरह से मिसाइल को लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि लॉन्चर एयरक्राफ्ट से जुड़ा होता है। जैसे जैसे अस्त्रा परिवार बढ़ रहा है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के नए संस्करणों की क्षमता में वृद्धि हो रही है दोस्तों। और इन यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर में अलग अलग तरीके के मिसाइलों को फिट किया जा सकता है, यानी कि एक लॉन्चर कई प्लेटफॉर्म पर माउंट हो सकता है। यही नहीं, यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर को एयर टू एयर मिसाइल के लिए दोबारा से कॉन्फ़िगर करने योग्य अटैचमेंट पॉइंट्स भी होंगे, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक ही लॉन्चर कई प्लेटफॉर्म पर माउंट करने में सक्षम होगा। ये नया यूनिफाइड कॉमन लॉन्चर रेल लॉन्च अस्त्रा Mk1 और इजेक्टर लॉन्च अस्त्रा Mk2 और Mk3 एयर टू एयर मिसाइल दोनों के साथ संगत होगा। दोस्तों अगली खबर ब्राजील और भारत को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के कुछ लोग और व्यापारिक समूह के लोग ब्राजील की इस महीने यात्रा कर सकते हैं, जिसमें कि दोनों ही देश सैन्य क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग हथियारों का निर्माण और प्लेटफॉर्म्स भी शामिल है। ब्राजील को हाल ही में ग्रिपेन E फाइटर जेट्स की डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई है, वो भी साब से, जिसका ऑफर साब ने भारत के 114 MRF डील के तहत भी कर रखा है। बता दें कि अब ब्राजील भारत के DRDO से बात कर रहा है ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए, जिसे कि वो साब के ग्रिफन फाइटर जेट में लगाएगा। इसके अलावा भारत की 12 डिफेंस कंपनीज के लोग भी ब्राजील जाएंगे। बता दें कि ब्राजील की मिलिट्री यानी कि ब्राजील की सेना रॉकेट लॉन्चर, आर्मर व्हीकल्स, बॉडी आर्मर, हेलमेट्स, इंफ्रारेड साइट्स और नाइट विजन उपकरण, इन सब के अलावा सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहती है। साथ ही साथ ब्राजील अपनी नौसेना के फ्रिगेट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल को भी आधुनिक बनाना चाहता है। एक बड़ा मौका ब्राजील के पास है और भारत के पास भी है। भारत के पास फ्रिगेट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल को अपग्रेड करने की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा चाहे रॉकेट लॉन्चर ले लो, आर्मर व्हीकल्स ले लो, बॉडी आर्मर ले लो, इसके अलावा मिलिट्री रॉकेट लॉन्चर्स ले लो, ये सब भारत के द्वारा खुद ही स्वदेश में बनाए जा चुके हैं। इसीलिए
अगर ब्राजील और भारत डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी हथियार प्रणाली में जल्द ही जैन शूटेज कॉर्नर शॉट पिस्तौल को शामिल करेगी। जल्द ही 100 पिस्तौलों की आपूर्ति भी की जाएगी। जैन टेक्नोलॉजी के अधिकारी बलजीत सिंह ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमें इनका ऑर्डर दिया है। पिस्तौल का निर्माण चल रहा है और अगले 2 से 3 महीनों की अवधि में इसे पुलिस बल को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसका इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने में नई अत्याधुनिक तकनीकों की पहचान के लिए भारतीय सेना के द्वारा नॉर्दर्न टेक सिंपोजियम आयोजित भी किया गया था। 2 दिवसीय इस आयोजन में जेन टेक्नोलॉजी के द्वारा हथियार प्रणाली को प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों, शूटेज पिस्तौल का अगला हिस्सा मोड़ सकता है। इसकी मदद से दुश्मन के निशाने में आए बिना गोली दागी जा सकती है। यह अंधेरे और कम रोशनी में सटीकता के साथ निशाना लगाने में मदद करता है। क्लोज कॉम्बैट यानी कि करीबी मुकाबले या फिर गुप्त अभियान के लिए इसे एक पिस्तौल जैसे कि ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 या फिर 9mm ब्राउनिंग के साथ फिट किया जा सकता है। यह हथियार आतंकवादियों से सीधे गोलीबारी के संपर्क में आने से बचाएगा, जो कि ज्यादातर कश्मीर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आसाम के मनकाचर सेक्टर में असम बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की समीक्षा की है। बीएसएफ के अधिकारियों के साथ आए गृह मंत्री जी ने इस मौके के लिए बनाए गए एक निगरानी टावर से सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इलाके में एकत्रित स्थानीय ग्रामीणों के साथ भी बातचीत की। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश दोनों के सीमा पर तैनात कर्मियों ने फ्लैग मार्च भी किया। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी सदर तिला शिविर में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी, सीमा पर बाड़ लगाने, नदी में गश्त जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को शूट करके गिरा दिया। फोर्स ने साथ ही पीले रंग के 9 पैकेट जब्त किए जिसमें ड्रग्स था। इसका वजन करीबन 10 किलोग्राम का है। इस मामले को लेकर बीएसएफ ने एक ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन से ड्रग की तस्करी की कोशिश को बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके इसे गिरा दिया। इस घटना के बाद से जवान अब अलर्ट पर हैं। पंजाब से पाकिस्तान का 553 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां कटीले तार बिछाए हुए हैं। इस सीमा पर बीएसएफ की कड़ी निगरानी रहती है, इसलिए ड्रग नेटवर्क ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको खबर पता चली होगी जब भारत ने कहा था कि जिस तरीके से दुनिया में खास सुरक्षा का संकट पैदा हो रहा है उसमें भारत मदद कर सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अब अगले हफ्ते वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संकट के हालात पर चर्चा करने वाला है, जिसमें कि एक मंत्री स्तरीय बैठक होगी। इसमें यूक्रेन रूस के चलते दुनिया के कई देशों के सामने पैदा हुए खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए भारत की पेशकश पर विचार किया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से 18 मई को बुलाई जाने वाली इस बैठक में भारत भी हिस्सा लेगा। बैठक मुख्य तौर पर इस बात पर विचार करेगी कि एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को भावी खाद्य संकट से कैसे बचाया जाए। साथ ही इस बैठक के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाद्य संकट पर एक बहस भी होनी है। ये संकट मुख्य तौर पर यूक्रेन से गेहूं आपूर्ति के प्रभावित होने और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत पिछले ही महीने कई अवसरों पर ये पेशकश कर चुका है कि वो इस भावी खाद्यान्न संकट से दुनिया को बचाने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। यही नहीं, इसके अलावा भारत ने इस मुद्दे को वर्चुअल बैठक में भी उठाया। इसके अलावा रायसीना डायलॉग में भी इसको उठाया। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जो विश्व व्यापार संगठन है उसको अपने नियम बदलने होंगे। बता दें कि WTO के नियम के अनुसार सब्सिडी के तहत किसानों से खरीदे गए अनाज को भारत के बाहर नहीं भेजा जा सकता है। इस नियम में छूट मिलने पर भारत काफी मात्रा में अनाज उपलब्ध करा सकता है। पिछले हफ्ते पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी के बीच हुई बातचीत में खाद्य सुरक्षा का एक मुद्दा अहम रहा। यही नहीं, इसके अलावा भारत की इस पेशकश को लेकर सरकार के भीतर भी चर्चा हो रही है और ये आकलन किया जा रहा है कि भारत कुल कितना अनाज वैश्विक बाजार में भेज सकता है। इसीलिए अब जो कृषि क्षेत्र के जानकार हैं उनके मुताबिक भारत अभी 3 से 4 करोड़ टन अनाज वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है। हाल ही में मिस्र ने भारत से गेहूं खरीदने का सौदा भी किया है। तुर्की और यूरोपीय संघ के कई देशों के साथ भी बातचीत अंतिम चरण में है और इस साल पहली तिमाही में ही भारत ने 40 लाख टन गेहूं निर्यात करने का ऑर्डर भी हासिल किया। भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल मेल हुफील्ड ने भारतीय वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी और सेना प्रमुख के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के बारे में बातचीत की। दोनों ही अधिकारियों ने मुलाकात के दौरान परस्पर महत्व के मुद्दों और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की चर्चा की है। वहीं सेना की तरफ से भी ट्वीट करके कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के एयर मार्शल
होफील्ड ने सेना प्रमुख मनोज पांडे जी से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अलग अलग आयामों पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया है। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी ने 15 कोर के मुख्यालय में लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओजला को कश्मीर स्थित रणनीतिक 15 कोर की कमान सौंपी है। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे ने 2021 में एक महत्वपूर्ण चरण में कोर की कमान संभाली थी, जब कश्मीर आतंकवाद की दोहरी चुनौतियों और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा था। सेना ने कहा उनका कार्यकाल को नियंत्रण रेखा के साथ साथ भीतरी इलाकों में बेहतर सुरक्षा वातावरण के लिए जाना जाता है। दोस्तों, दुनिया में कई बड़े देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन अब अफ्रीकी देशों को जंग लड़ने के लिए लोन दे रहा है। कुछ अफ्रीकी देश चीनी पैसे से हथियार और सैन्य उपकरण खरीद रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप पर ज्यादातर चीनी लोन का इस्तेमाल नागरिकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में किया जा रहा है, लेकिन बोस्टन यूनिवर्सिटी ने कुछ नए तथ्य पेश किए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार 2000 से 2020 के बीच चीन ने सैन्य खर्चों के लिए 8 अफ्रीकी देशों के साथ करीबन 3.5 बिलियन यानी कि 271 अरब रुपए के 27 कर्ज सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसमें से ज्यादातर पैसा सैन्य विमान, उपकरण, ट्रेनिंग और सेना और पुलिस के लिए आवासीय इकाइयों के विकास में खर्च हुआ है। कुल रकम का 60% हिस्सा अकेले जाम्बिया के पास गया है। जाम्बिया पहले ही हाईवे, डैम और एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन से भारी कर्ज ले चुका है। जाम्बिया इथियोपिया और अंगोला के बाद महाद्वीप पर तीसरा सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। इसके अलावा चीन से सैन्य कर्ज लेने के मामले में अन्य अफ्रीकी देशों में घाना, कैमरून, तंजानिया, जिम्बाब्वे, सूडान, सिएरा लियोन, नाम्बिया भी शामिल है। अब पता चलेगा दोस्तों इन सभी देशों को कि चीन का कर्ज इन पर कितना भारी पड़ेगा, और चीन अब इनको आपस में लड़ाने की भी कोशिशें कर रहा है। यानी कि चीन ने इन देशों को कर्ज के जाल में तो फंसा ही दिया है, इसके अलावा उन्हें अब जंग लड़ने के लिए पैसा दे रहा है, यानी कि लोन दे रहा है, और 20 साल में 271 अरब रुपए वो दे चुका है। तो हालात कैसे हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तक तो आप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।